यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है डिहाइसेंस की और एक जो है इमेज दिख रही है आपकी एवेरिसेशन की। ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये दोनों ही आपके सर्जिकल वुंड है। क्या है? ये दोनों ही आपके सर्जिकल वुंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करती हूँ, हमारे डिहाइसेंस की यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो डिहाइसेंस आपका क्या है? डिहाइसेंस आपका क्या है यहाँ पे? पार्शियली पार्शियली या फिर कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाए, ये जो आपकी लेयर्स है, ये जो आपकी लेयर्स है, इनका क्या हो जाए यहाँ पे? सेपरेशन हो जाए। क्या हो जाए यहाँ पे? सेपरेशन हो जाए। और ये नॉर्मली आपका कब देखने के लिए मिलता है? यूजुअली ये 5 टू 8 डेज़ के बाद देखने के लिए मिलता है। किसके डेज़ के बाद? सर्जरी के बाद, ठीक है? तो 5 से 8 दिन की सर्जरी के बाद हमें ये ऐसा वुंड देखने के लिए मिलता है। मैं थोड़ा इमेज क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपको यहाँ पे जो है थोड़ा-सा दिख जाए। अब देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ़ एजेस क्या हुई हैं, यहाँ पे सेपरेट हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या जो है नर्सिंग एक्शन रहेगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम स्टीराइल सैलाइन ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्टीराइल सैलाइन यहाँ पे हम क्या करते हैं? एनएस के साथ हम इसको क्या करते हैं? एक गॉज़ पीस लेते हैं जो कि स्टीराइल होना चाहिए और नॉर्मल सैलाइन के साथ सोक्ड होना चाहिए। उसको हम इस घाव को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा जो एक्शन रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? ये रहेगा कि यहाँ पे स्टीराइल सैलाइन मोशन ड्रेसिंग हम करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे जो डिहाइसेंस होता है, यहाँ पे हम कैसी सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन-सी पोजीशन देते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया यहाँ पे? डिहाइसेंस हो गया है, ठीक है? तीसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस पेशेंट के अंदर हम अवॉइड कराते हैं क्या? कफिंग को अवॉइड कराएँगे, ठीक है? कफिंग और कोई भी ऐसी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ अगर वहाँ पे हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? उसको अवॉइड करवाते हैं, ठीक है? और हम नोटिफ़ाई करेंगे सर्जन को इमीडिएटली और मॉनिटर करेंगे इन्फेक्शन के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसमें करते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं डिहाइसेंस के अंदर, ठीक है? तो ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली हमारे डिहाइसेंस की। तो डिहाइसेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट के अंदर डिहाइसेंस हुआ है? तो हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी डिहाइसेंस होगा यानी कि आपकी जो सर्जिकल वुंड की लेयर है, जैसे ही वो सेपरेट होती है, वहाँ से आपका ड्रेनेज इंक्रीज़ हो जाता है। सडन वहाँ से क्या हो जाएगा? ड्रेनेज जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो आपका पिंक या फिर सिरोसा सैंग्यूइनस फ्लूइड जो है वहाँ पे इसका जो है ड्रेनेज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। किस कलर का डिस्चार्ज होगा यहाँ से? पिंक कलर का डिस्चार्ज होगा या फिर सिरोसा सैंग्यूनियस फ्लूइड का क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है यहाँ से डिस्चार्ज होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है? और इस वाली कंडीशन के अंदर पेशेंट को कैसी फीलिंग आती है? पेशेंट को फीलिंग आती है यहाँ पे किस तरीके की फीलिंग आती है? गिविंग वे, है ना? गिविंग वे, जैसे कोई कुछ निकल रहा है, गिविंग वे वाली फीलिंग आती है किसके अंदर? हमारी डिहाइसेंस के अंदर, ठीक है? तो डिहाइसेंस के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पे जब भी सर्जरी होती है तो वहाँ पे जो वुंड बनता है, वुंड की जो सर्जरी होती है, वहाँ पे अगर पार्शियली सेपरेशन हो जाए किसका? आपके वुंड की लेयर का, जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिहाइसेंस बोलते हैं, ठीक है? इसके क्या-क्या हमें सिम्पटम पता चले? हमें ये पता चले कि यहाँ पे एकदम से ड्रेनेज जो है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड आना, बाहर आना, डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली पिंक और सिरोसा सैंग्यूइनस फ्लूइड यहाँ पे आपको देखा जाएगा। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा? गिविंग वे वाली फीलिंग आ जाती है, किसके अंदर? डिहाइसेंस के अंदर। बाकी हम इस वुंड को हम सबसे पहले हमें जो है पैनिक नहीं होना है, एंग्जायटी नहीं लानी है, हमें बिल्कुल शांत दिमाग से यहाँ पे क्या करना है? इस वुंड को कवर करना है, किसके साथ? विद द स्टीराइल सैलाइन एनएस के साथ, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, हमें पेशेंट को क्या देनी है? यहाँ पे सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। पेशेंट को हमें अवॉइड करवाना है कफिंग और स्ट्रेनिंग, यानी कि हमें पेशेंट को ज़्यादातर कफिंग और हमें स्ट्रेनिंग नहीं करवाने देना है, ठीक है? अब ये जो आपको पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, ये 2 पोजीशन आपको दिख रही है। ये वाली पोजीशन हम किस में देते हैं? डिहाइसेंस वाली कंडीशन में देते हैं। किस कंडीशन में देंगे? डिहाइसेंस वाली कंडीशन में देते हैं। लेकिन जो ये आपको ये वाली पोजीशन दिख रही है, ये हम किस में देते हैं? ये हम एविसरेशन वाली कंडीशन में देते हैं, ठीक है? यानी कि अगर एविसरेशन हो जाए, एविसरेशन क्या है? एविसरेशन आपका क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? किसका कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिहाइसेंस। जो आपका डिहाइसेंस हुआ है, उसी का कॉम्प्लिकेशन है क्या? आपका एविसरेशन। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आपको क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है? मेडिकल इमरजेंसी है। अब इसके अंदर भी हमारा सेम जैसे हमने डिहाइसेंस में पढ़ा था, सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे एविसरेशन के अंदर हमें
कभी भी जब भी कोई ऑर्गन जो होता है एविसरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन है आपका, ठीक है, स्पेशली कौन सा, इंटेस्टाइन है ना, इसमें जो आपका इंटरनल ऑर्गन है, ये इंटरनल ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन स्पेशली कौन सा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन आपका इंटेस्टाइन, ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, कहाँ से, आउटसाइड ऑफ वुंड, थ्रो वुंड, जो आपका वुंड है ना वहां से ये बाहर निकल जाता है। तो यानी कि इंटेस्टाइन का आपका अगर कोई भी पार्ट आपकी वुंड से बाहर निकल गया तो हमने उसको क्या बोला यहाँ पे, एबिसरेशन बोला। हमेशा ध्यान रखना एबिसरेशन वाली कंडीशन के अंदर हम कभी भी इसको ट्राई नहीं करेंगे कि हम इसको अंदर डाल दें। अगर एक बार कोई इंटरनल ऑर्गन बाहर निकल गया तो हमें वापस इसको पुश करके हमें अंदर नहीं करना है एबिसरेशन की कंडीशन में, ठीक है। दूसरा, हम नॉर्मल यहाँ पे क्या करते हैं, वार्म सेलाइन लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्टीराइल स्टीराइल लेंगे, स्टीराइल वार्म सेलाइन, स्टीराइल वार्म सेलाइन के साथ यानी कि गोज पीस को हम सोक्ड करेंगे, ठीक है। तो उसको सोक करके वार्म सेलाइन के साथ सोक्ड करके हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी के लिए यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों हमारे जो है नर्सिंग एक्शन है किसके अंदर, डिहाइसेंस और हमारे किसके अंदर, एविसरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये हम यहाँ पे जो है सूचर लगा के कर सकते हैं। ये सारे तीनों के तीनों टाइप किसके हैं, ये आपके वुंड अप्रोक्सीमेशन के हैं, किसके हैं, आपके वुंड अप्रोक्सीमेशन, किसके हैं, वुंड अप्रोक्सीमेशन के। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सूचर से हम वुंड को अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, स्टेरी स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे वुंड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, या फिर स्टेपल्स करके हम यहाँ पे वुंड का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेप लगा के भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वुंड का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, वुंड अप्रोक्सीमेशन है, जो सूचर, स्टेपल्स, एडहेसिव टेप या फिर बैंडेजिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैंडेजिंग से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वुंड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया वुंड अप्रोक्सीमेशन में हमारा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारी, कि हमारे जितने भी हमारे टाइप के वुंड होते हैं उनकी हीलिंग कैसे होती है। मतलब देखो, जो भी जब भी ये हमारी बॉडी पे कहीं वुंड बनता है, या तो वो सर्जिकल वुंड हो सकता है या कहीं कट लग सकता है, तो जब भी हमारा सर्जिकल वुंड यहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे उनकी क्या होती है, हीलिंग की प्रोसेस होती है। ये जो हील होता है हमारा वुंड, वो 3 इंटेंशन से होता है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और टर्शियरी इंटेंशन। तो जो प्राइमरी इंटेंशन होता है हमारे वुंड हीलिंग का, उसके अंदर जो आपके वुंड के अप्रोक्सीमेशन है, वो क्या करते हैं, वो आपके जो है नेचुरली हील करते हैं, उसको हम बोलते हैं वुंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये आपका जो प्राइमरी इंटेंशन होगा, देखिए ये जो आपका प्राइमरी इंटेंशन होता है, इसके अंदर हमारा जो भी क्लीन इंसिजन होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अर्ली सूचरिंग करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वुंड का अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वुंड का अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। और ये वुंड अप्रोक्सीमेशन जब भी प्राइमरी इंटेंशन से होता है तो ये नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे वुंड एजेस आर डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटेड, जैसे कि आपके क्लीन सर्जिकल वुंड। तो जितने भी आपके क्लीन सर्जिकल वुंड होते हैं ना, जितने भी आपके क्लीन सर्जिकल वुंड होते हैं, क्लीन सर्जिकल वुंड होते हैं, ये आपके किससे होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे वुंड का अप्रोक्सीमेशन होता है, जो हमारे किसके थ्रू होता है, प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होता है, ठीक है। सेकेंडरी इंटेंशन की अगर अंदर मैं बात करती हूँ तो इसमें वुंड एजेस कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेटेड। इसमें क्या होते हैं, जो आपके वुंड एजेस होते हैं, इसमें जो आपके वुंड एजेस होते हैं, आर नॉट अप्रोक्सीमेटेड, ये हमारे अप्रोक्सीमेटेड नहीं होते हैं, इनमें हमें क्या करना पड़ता है, सूचरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वुंड एजेस आर नॉट अप्रोक्सीमेटेड थ्रू योर सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है। इनके अंदर जो है हमें क्या करना पड़ता है, इनके अंदर हमें लार्ज और इन्फेक्टेड वुंड, जितने भी हमारे कौन से वुंड होते हैं, जितने भी टाइप के आपके लार्ज और इन्फेक्टेड वुंड हैं, ठीक है, लार्ज और इन्फेक्टेड वुंड हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी इंटेंशन में आते हैं। एंड थर्ड इंटेंशन, गुड इवनिंग बेटा। एंड थर्ड इंटेंशन का जो टर्शरी इंटेंशन में हमारे जो जाते हैं, इसमें आपका जो इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है, उसके बाद जो डिले होता है ना वुंड हीलिंग होना, डिले वुंड अप्रोक्सीमेशन, तो वो हमारा इन्फेक्शन के बाद होता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी इंटेंशन। मतलब क्या है यहाँ पे, कि प्राइमरी इंटेंशन, गुड इवनिंग बेटा, प्राइमरी इंटेंशन के अंदर यूजर्स, ओके गुड इवनिंग बेटा, सीमा गुड इवनिंग, ओके।
चलिए, जो प्राइमरी इंटेंशन के जो वुंड होता है, इसमें हमारे नॉर्मली जो सर्जिकल वुंड होते हैं, वो आपकी प्राइमरी इंटेंशन से क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। इसमें हमारा जो नॉर्मली क्लीन सर्जिकल वुंड होते हैं, वो आपकी प्राइमरी इंटेंशन से क्या हो जाते हैं, वहाँ पे हील हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो वुंड अप्रॉक्सिमेशन है, वो क्या हो जाता है, हील हो जाएगा। सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर जितने भी आपके लार्ज और इन्फेक्टेड वुंड होते हैं, वो आपके सेकेंडरी इंटेंशन से होते हैं, उनमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। और जो टर्शियरी इंटेंशन होती है, जिसमें हमारे जितने भी इन्फेक्शन के बाद जो वुंड डिले होता है, वुंड हीलिंग में जिसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वो आपके टर्शियरी इंटेंशन से होता है, ठीक है? तो स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग की जो है मैं आगे बात करूँगी। यहाँ पे जो है हमने ये देख लिया है कि हमारे कितने इंटेंशन से, यानी कि कितने हमारे जो है हीलिंग के, यानी कि ये किसके टाइप्स हैं, आपके हीलिंग के टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ हीलिंग है ये, ठीक है? क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ हीलिंग है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये आपका क्या है, ये आपकी एक सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है, ठीक है? अब हमें ये पता है कि जो आपका फ्लूइड है, वो आपका सेल में भी प्रेज़ेंट है, जिसको आप इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हो, और फ्लूइड आपका बाहर भी है, जिसको आप एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलते हो। और जो फ्लूइड है आपका, और कहाँ पे है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है। मान लो आपके इसके बीच में क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। तो इसमें भी आपके ब्लड वेसल्स में भी आपके यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है, फ्लूइड प्रेज़ेंट है। लेकिन हर एक कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड उतना ही है जितना इनको रिक्वायर्ड है, ठीक है? एक्सेस अमाउंट में कहीं पे भी फ्लूइड यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है। अगर किसी वजह से यहाँ पे मान लो, ठीक है, ब्लड के अंदर यहाँ पे मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है? तो यहाँ का अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया यहाँ का, तो यहाँ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ का फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। प्लस सेल का जो फ्लूइड है, वो भी आपका कहाँ पे आ जाए, आपका स्पेस में आ जाए, इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पे जब भी एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड आएगा, कहाँ पे, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज़ एडिमा। क्या बोलते हैं, एडिमा। अब ये एडिमा जो होता है, ये 2 टाइप का एडिमा होता है, दैट इज़ पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा, ठीक है? अगर मैं एडिमा की बात करती हूँ, तो इसमें आपका 2 एडिमा आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज़ नोन एज़ पीटिंग एडिमा और आपका नॉन पीटिंग एडिमा। तो देखिए, जो भी आपका पीटिंग एडिमा होता है, जो भी पीटिंग एडिमा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरी स्किन पे एडिमा हो गया है और मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, और जैसे ही मैंने वहाँ पे फिंगर से या थंब से यहाँ पे प्रेस किया, तो वहाँ पे एक विजिबल जो है गड्ढा बन गया। तो जिस भी एडिमा के अंदर यहाँ पे जो है एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन तो हुआ है फ्लूइड का, ठीक है? क्योंकि हमने एडिमा को क्या बोला है, एक्सेस एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। जो हमारा ये इंटरस्टिशियल स्पेस था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का। लेकिन पीटिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, पीटिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है ऊँगली से प्रेस किया और यहाँ पे एक पिट बन गया, तो हम उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पिटिंग एडिमा, ठीक है? तो विजिबल पिट होता है यहाँ पे, ठीक है? इस पिटिंग एडिमा में क्या होता है, यहाँ पे विजिबल पिट होता है। क्या होता है, विजिबल पिट। अब इसकी विजिबल पिट की क्या होती हैं, कुछ हमारी ग्रेड होती हैं कि ये कितना प्रेस हो रहा है, तो हमारा क्या आता है उसमें, पिटिंग एडिमा में ग्रेड्स आती हैं। अब इस ग्रेड्स में अगर मैं ग्रेड्स की बात करती हूँ, तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो ग्रेड है, आपको जहाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, जो सबसे पहली ग्रेड है, ये आपकी 0 ग्रेड है। ये क्या है, आपकी 0 ग्रेड है, ठीक है? 0 ग्रेड का मतलब है ये स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई भी एडिमा यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है। तो 0 का मतलब है यहाँ पे नो पिटिंग एडिमा, कोई भी पिटिंग एडिमा यहाँ पे नहीं है, और ये 0 एमएम है। आपका 1 प्लस पिटिंग एडिमा का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा पिट है, जो कि हमारा कितने एमएम का है, 2 एमएम का है, ठीक है? यहाँ पे 0 एमएम का था। अब यहाँ पे 2 प्लस एडिमा का मतलब क्या है, स्लाइट पिट, यानी कि यहाँ पे 4 एमएम का क्या बन गया है, यहाँ पे थोड़ा-सा पिट बन गया है। 3 प्लस के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 6 एमएम का पिट बन गया है, और 4 प्लस का मतलब है यहाँ पे 8 एमएम पिट बन गया है। एक्चुअली जो आपका एडिमा होता है, ये नॉर्मली आपका किस पेशेंटों में देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है? यहाँ पे कार्डियक, यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, लीवर फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है, इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एडिमा मिलेगा, ठीक है? तो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता चल गया है। बाकी आप जो है एक बार इमेज देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर और हो जाए, ठीक है? और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि सेलुलाइटिस और एब्सेस में आपका क्या डिफरेंस यहाँ पे हमने देखा है। इतने टाइप के हमारे कौन-कौन से हमारे क्या आते हैं इसमें, लेसरेशन होता है, इंसिजन होता है, एब्रेजन होता है, ठीक है? ये आपकी नॉर्मल स्किन है, स्किन की लेयर हमें सबको पता है, ठीक है? बाकी आपका गन शॉट होता है, पंचर वुंड होता है, और आपका स्टिंग भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे किस-किस टाइप के यहाँ पे इंसिजन होते हैं। तो इंसिजन क्या है, क्लीन कंट्रोल्ड सर्जिकल कट मेड विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कैल्पल टू ओपन बॉडी टिश्यू।
ठीक है? तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली है। लैसरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो लैसरेशन आपका इरेगुलर टियर होता है, ठीक है? लैसरेशन आपका क्या होता है? इरेगुलर टियर होता है लैसरेशन, ठीक है? और अगर मैं बात किसकी करती हूँ, एब्रेज़न की बात करती हूँ, तो एब्रेज़न आपका सुपरफिशियल स्कार है। एब्रेज़न आपका क्या है? दैट इज़ नोन एज़ सुपरफिशियल स्कार, है ना? ये आपका सुपरफिशियल स्कार होता है एब्रेज़न, एब्रेज़न, ठीक है? इंसिजन आपका क्लीन कंट्रोल जो है यहाँ पे सर्जिकली कट होता है, जो डॉक्टर लगाता है उसको हम बोलते हैं इंसिजन, ठीक है? बाकी आपका गन शॉट वुंड है, आपका स्किन है, पंचर वुंड है। एक आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पंचर, जिसको आप डीप नैरो वुंड, है ना? ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? डीप नैरो वुंड। क्या है यहाँ पे? डीप नैरो वुंड। इसको आप क्या बोलते हो? पंचर्ड बोलते हो। क्या बोलते हो यहाँ पे? पंचर्ड बोलते हो, ठीक है? और इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ होती है जिसको आप कंट्यूजन के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? एक होता है आपका कंट्यूजन। कंट्यूजन के अंदर आपका क्या होता है? क्लोज्ड होता है, ठीक है? यानी कि अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे कंट्यूजन की, तो कंट्यूजन क्लोज्ड इंजरी होती है, ठीक है? कंट्यूजन आपकी क्या होती है? क्लोज्ड इंजरी होती है, जो किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से। किसकी वजह से होती है? ब्लंट ट्रॉमा फोर्स की वजह से। ब्लंट ट्रॉमा फोर्स की वजह से आपकी क्या होती है? ये कंट्यूजन होता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर, इस कंट्यूजन के अंदर हमारी एक चीज़ होती है कि इसमें जो आपकी इंजरी होगी ना, इसमें आपकी जब भी इंजरी होती है, तो इसमें हमारा क्या होता है? डैमेज होती हैं कैपिलरीज़, ठीक है? इसमें हमारी क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, डैमेज ऑफ कैपिलरीज़, कैपिलरीज़ डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो कैपिलरीज़ का जो फ्लूइड है, वो लीक होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड लीक इन इंटरस्टिशियम, किसमें? इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड लीक हो जाता है, लेकिन ये कभी भी आपकी स्किन से बाहर नहीं आता, ठीक है? ब्लड तो लीकेज होता है सराउंडिंग टिश्यू में विदाउट ब्रेकिंग द स्किन। किसमें? विदाउट ब्रेकिंग द स्किन। इसमें आपकी जो स्किन है वो ब्रेक नहीं होती, विदाउट ब्रेकिंग द स्किन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंट्यूजन, ठीक है? तो आपका इंसिजन क्या है? इंसिजन है सर्जिकली कट मेड विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। इंसिजन क्या है? सर्जिकली कट मेड विद अ शार्प, मेड विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट। और आपका जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका क्या है? जैसे कि लाइक स्कैल्पल, ठीक है? लाइक स्कैल्पल। तो स्कैल्पल से एक क्लीन कंट्रोल्ड वुंड जो है कट लगाया जाता है शार्प इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम स्कैल्पल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिजन। और एब्रेजन क्या होता है? एब्रेजन आपका सुपरफिशियल स्कार होगा, ठीक है? ओके। हिट टू वॉल, हाँ बिल्कुल। हिट टू वॉल बोल सकते हो, या आप कहीं गिर गए हो, या किसी ने आपको मुक्का मार दिया है, उसको हम बोलते हैं ब्लंट अफेक्ट। ब्लंट आपका यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा फोर्स, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन। तो कंट्यूजन कभी भी, जैसे मान लो किसी ने मेरे को जो है यहाँ पे कमर में मुक्का मारा, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे ब्लंट फोर्स लगा। ब्लंट फोर्स की वजह से वहां की जो कैपिलरीज थी वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो गई है। और वहां का जो प्लाज्मा था वो लीक होके कहाँ जाएगा? आपके जो है सराउंडिंग टिश्यू में आ जाएगा, लेकिन वो स्किन को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? विदाउट इंटरस्टिशियम, फ्लूइड लीक इन इंटरस्टिशियम विदाउट ब्रेकिंग द स्किन, वो स्किन से बाहर नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन। क्या बोलते हैं? कंट्यूजन हम उसको बोलते हैं, ठीक है? बाकी जो है आपका और क्या है? एब्रेजन सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल स्कार है। आपका जो पंचर वुंड होता है, ये आपका डीप नैरो वुंड होता है। कैसा नैरो वुंड होता है? डीप नैरो वुंड होता है, ठीक है? गन शॉट का भी होता है, बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है? और लेसरेशन हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है? टाइप्स ऑफ हमारे क्या है? इंजरी है। चलिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी स्टेज ऑफ वुंड की हीलिंग है ना? कितनी स्टेज, यानी कि जब भी कोई वुंड बनता है, उसकी हमारी कुछ स्टेजेस होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे हमारी क्या हो गई? इंजरी हो गई। यहाँ पे हमारी क्या हो गई? इंजरी हो गई, ठीक है? अब यहाँ के घाव को भरने के लिए कौन-कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, वो स्टेजेस हमारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी मोस्टली 4 स्टेजेस होती है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हमारी मोस्टली यहाँ पे क्या होती है? 4 स्टेजेस होती हैं, किसकी? हमारी वुंड हीलिंग की प्रोसेस की, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेज जो है, ये है आपकी हीमोस्टैसिस, ठीक है? कौन सी है? हीमोस्टैसिस। हीमोस्टेसिस हमेशा कब होती है? अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। ये हमेशा कब होगी? अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, ठीक है?
इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, जैसे ही इंजरी होती है इमीडिएटली आपकी कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी आपकी कौन सी स्टेज शुरू हो जाती है, हीमोस्टेसिस। और इस हीमोस्टेसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जहां से ये लीकेज हो रहा है ना, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जैसे ही वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेटलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, वहां पे और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे फिब्रिन क्लोट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिब्रिन के क्लोट बनना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसका जो पर्पज है, इस हीमोस्टेसिस स्टेज का जो पर्पज है वो क्या है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। क्या करना, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो है इसका पर्पज है। सेकंड है हमारी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये शुरू हो जाती है आपकी 24 से 72 आवर्स के बाद, है ना। कितने बाद, 24 से 72 घंटे के बाद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें वेजोडाइलेटेशन होता है। इस वाली स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे वेजोडाइलेटेशन होगा। वेजोडाइलेटेशन के साथ साथ हमारे यहाँ पे कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे होगा। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाती है। क्या कर जाती है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाती हैं टू द वुंड साइट। जो हमारी वुंड की जो साइट है ना, वहां पे क्या कर जाएंगी, माइग्रेट कर जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे माइग्रेशन की वजह से वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, है ना। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा, रेडनेस देखने के लिए मिलेगा, हीट देखने के लिए मिलेगा, पेन देखने के लिए मिलेगा और स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी कौन सी स्टेज पे होती है, इन्फ्लामेटरी स्टेज पे होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी स्टेज, आपकी इन्फ्लामेटरी। थर्ड है आपकी कौन सी स्टेज, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेशन स्टेज। प्रोलिफरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि यहाँ पे नए टिश्यू बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि आपके पिंक पिंक कलर के होते हैं। तो न्यू न्यू यानी कि न्यू टिश्यू का बनना कौन से स्टेज में आता है, आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यू में आता है, ठीक है। तो और फाइब्रोब्लास्ट जो है यहाँ पे इस वाली स्टेज में जो आपके फाइब्रोब्लास्ट है, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोलेजन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो मेन पर्पज है, आपके सेकेंडरी स्टेज का मेन पर्पज था कि जो भी आपके डेब्रीज हैं और जो भी आपके पैथोजन था उसको किल करना, ठीक है। पहली स्टेज का क्या पर्पज था, यहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करना। थर्ड स्टेज का जो प्रोलिफरेशन का यहाँ पे जो पर्पज है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है फिल और कवर करना वुंड को, ठीक है। इसका जो पर्पज है वो क्या है, फिल एंड कवर द वुंड, फिल एंड कवर द वुंड, ठीक है। और जो हमारी लास्ट स्टेज है जिसको हम रिमॉडलिंग स्टेज बोलते हैं या फिर मैचुरेशन स्टेज बोलते हैं, इसमें ये लास्ट मंथ से लेके ईयर तक होता है। इसमें वुंड स्मॉलर हो जाता है और पेलर हो जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोलेजन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोलेजन यहाँ पे बनते हैं। और ये आपका मंथ टू ईयर चलता है। कैसे चलता है, मंथ टू ईयर चलता है। और इसमें आपका जो वुंड है वो कैसा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है और पेल कलर का हो जाता है, ठीक है, पेल कलर का हो जाता है। इस वाले की पर्पज क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी है हमें टिश्यूज को। तो यहाँ पे हमारा पर्पज रहता है रिमॉडलिंग हार्मोन का, ठीक है, यानी कि रिमॉडलिंग यहाँ पे स्टेजेस का। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी चारों टाइप के क्या थे, स्टेजेस थे जिसमें हमारे वुंड हीलिंग के स्टेजेस होते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, हीमोस्टेसिस हुआ। हीमोस्टेसिस में जहां पे भी इंजरी हुई है वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जैसे ही वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गई, यानी कि ब्लीडिंग जो यहाँ पे लॉस हो रहा था ब्लड का वो कम हो जाएगा। साथ में यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा ताकि वहां पे क्लोट बन सके। फिर उसके बाद फिब्रिन का जो है यहाँ पे फिब्रिन भी आ जाएगा। तो फिब्रिन की वजह से वहां पे जो है वापस से फर्दर जो है ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। इसका पर्पज ये होता है हीमोस्टेसिस का कि हमें यहाँ पे क्या करवाना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना है। सेकेंड स्टेज इन्फ्लामेटरी है। यहाँ पे आपके डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाएंगे। जहां पे भी वुंड साइट होगा, किसको मारने के लिए, पैथोजन को मारने के लिए और डेब्रिस को मारने के लिए आपके डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। यहाँ इन्फ्लामेटरी का काम ही यही होता है, इन्फ्लामेटरी स्टेज का, कि आपके जो पैथोजन है या डेब्रिस है उनको किल करना है कैसे ना कैसे करके। इसीलिए
इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आपको रेडनेस, पेन, वार्मथ, ये स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लेमेटरी स्टेज के अंदर दिखाई देती है। थर्ड स्टेज है आपका प्रोलिफरेशन। इसमें आपके न्यू जो है जितने भी न्यू सेल्स हैं उनका न्यू टिश्यूज़ का जनरेशन होता है, जिसको हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। जब भी हमारी स्किन पे न्यू टिश्यू आते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। आपने देखा भी होगा, जब भी आपको चोट लगती है, चोट होने के बाद आपको बार-बार पिंकिश-पिंकिश सी एक लेयर आ जाती है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। इसका हमारा पर्पस क्या होता है, इसमें ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपका कोलेजन बनाता है और फिल करता है और कवर करता है हमारे वुंड को। देन उसके बाद अगर आप उसको हटा देते हो उस लेयर को तो वापस से घाव हो जाता है, अगर आप नहीं हटाते हो तो वापस से वो क्या हो जाता है, वो कवर होना शुरू हो जाती है। लास्ट है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग के अंदर आपका मंथ से ईयर तक चलता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बनाएगा और कोलेजन बना के आपका जो वुंड है वो इतना बड़ा था वो साइज़ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा और साथ में वो पेल भी होना शुरू हो जाता है। लास्ट में आपका एक स्कार बनता है जिसको हम बोलते हैं कीलॉइड्स। क्या बोलते हैं, लास्ट में एक स्कार बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कीलॉइड्स। क्या बोलते हैं, कीलॉइड्स। कीलॉइड्स कुछ नहीं होता है, कीलॉइड्स बस आपका जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये जो कोलेजन बना रही है, ये इतना ज़्यादा किसी-किसी कंडीशन में इतना ज़्यादा एक्सेसिवली कोलेजन बना देती हैं कि वहाँ से आउटर ग्रोथ हो जाती है उस टिश्यू की। तो ड्यू टू मोर फाइब्रोब्लास्ट, मोर कोलेजन, आपका अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की तो हम उसको बोलते हैं कीलॉइड्स। क्या बोलते हैं, कीलॉइड्स। ये किसी-किसी कंडीशन में आपने ऐसा देखा होगा कि कीलॉइड्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? देखिए, ये वाली जो आपको इमेज दिख रही है, ये वाली जो इमेज है, ये आपके ग्रैनुलेशन टिश्यू की है, ठीक है? ये जो इमेज है, ये आपके किसकी है? आपके ग्रैनुलेशन टिश्यू की है, ठीक है? ग्रैनुलेशन टिश्यू की। और ये वाली जो इमेज है, ये आपकी कीलॉइड्स की है। किसकी है? आपकी कीलॉइड्स की। तो इन दोनों को ध्यान रखना, ये हमारा एक्सेस कोलेजन की वजह से होता है, ठीक है? अगर आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है, अगर ये एक्सेस कोलेजन बना देती है, तो हम इसको बोलते हैं कीलॉइड्स। और ये आपके क्या है, ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि आपकी कौन से स्टेज में होता है, प्रोलिफरेटिव स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? प्रोलिफरेटिव स्टेज में होता है। तो हर एक स्टेज का जो है हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमारा क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है? समझ में आ गया? इमेज को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, जैसे आपको पता चल जाए यहाँ पे। तो डेब्राइडमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ डेड, डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यू फ्रॉम अ वुंड टू प्रमोट हीलिंग और प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए, सबसे पहला होता है सर्जिकल, ठीक है? सबसे पहला कौन सा होता है? सर्जिकल डेब्राइटमेंट। सर्जिकल डेब्राइटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ये स्कैल्पल यूज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैल्पल। और ये स्कैल्पल मेथड जो डेब्राइटमेंट का, जो सर्जिकल डेब्राइटमेंट का मेथड होता है, ये आपका सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है। क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है। मतलब हम स्कैल्पल लेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उससे हम डेड टिश्यू को वहाँ से हटा देंगे, ठीक है? सेकंड होता है मैकेनिकल कौन-सा होता है? मैकेनिकल डेब्राइडमेंट। इसमें दिया हुआ है, हाँ, बिल्कुल। ये जो मैकेनिकल डेब्राइडमेंट होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं क्या? वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। क्या यूज़ करते हैं? वेट टू ड्राई ड्रेसिंग, ठीक है? इसमें हम एक तो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग हम इसमें यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। दूसरा, हम यहाँ पे इरिगेशन और वुंड को क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है? इस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं वुंड का, और यहाँ पे हम वुंड को क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? वुंड को क्लीन भी कर सकते हैं। ऑटोलाइटिक डेब्राइडमेंट का मतलब ये होता है, हमारी बॉडी के खुद के ही एंजाइम, है ना? बॉडी के खुद के एंजाइम ही क्या कर जाए? खा ले। किसको ईट कर ले यहाँ पे? अपने ही उसको डेड सेल को खा जाए, ठीक है? अपने ही डेड टिश्यू को खा ले, उसको हम बोलते हैं ऑटोलाइटिक डेब्राइडमेंट। क्या बोलते हैं? ऑटोलाइटिक डेब्राइडमेंट। कुछ हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं। टॉपिकल एंजाइम्स, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे कुछ टॉपिकल एंजाइम अप्लाई कर दें, टॉपिकल एंजाइम अगर हम अप्लाई कर दें, तो उससे भी हम क्या करवा सकते हैं? डेब्राइडमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? और क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल में हम, ये हमारा कौन सा है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टीराइल स्टीराइल मैगोट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टीराइल मैगोट्स लेते हैं, जिससे हम क्या करवा सकते हैं? डिब्राइडमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? ये लार्वा होता है फ्लाई स्पीसीज का, और ये फ्लाई स्पीसीज कौन सी होती है? ल्यूसीलिया सेरिकेटा, ठीक है? ये कौन सी होती है? ल्यूसीलिया ल्यूसीलिया सेरिकेटा, सेरिकेटा,
ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे डेब्राइडमेंट के जो है एग्जाम्पल्स हैं। पहला हमने देखा शार्प डेब्राइडमेंट से हम करवा सकते हैं, जिसको हम सर्जिकल डेब्राइडमेंट बोलते हैं। इसमें हम स्कैल्पल यूज़ कर सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट मेथड है ये हमारा। हम एंजाइम से डेब्राइडमेंट करवा सकते हैं, टॉपिकल एंजाइम अप्लाई करके, ठीक है? टॉपिकल एंजाइम अप्लाई करके। फिर हमने देखा कि ऑटोलाइटिक डेब्राइडमेंट करवा सकते हैं, मैकेनिकल डेब्राइडमेंट करवा सकते हैं, जिसमें हम वेट टू ड्राई ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं वुंड का, और वुंड को हम क्लीन कर सकते हैं। ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट के अंदर हमारे बॉडी के खुद के ही एंजाइम क्या कर लेते हैं, डेड डेड टिश्यू को खा लेते हैं, ठीक है? बाकी एब्जॉर्बिंग ड्रेसिंग होती है कुछ हमारे, और एक हमारा होता है बायोलॉजिकल, जिसके अंदर हम स्टीराइल मैगोट्स लेते हैं, जो हम क्या करते हैं, ल्यूसीलिया सेरिकेटा जो है कि फ्लाइस जो है यहाँ पे फ्लाई स्पीसीज होती है, इसके लार्वा से, है ना? ये जो हमारा इसका लार्वा होता है, इस लार्वा से हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे डिब्राइडमेंट करवाते हैं। तो ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ डिब्राइडमेंट है, जो हमने यहाँ पे सारे के सारे डिब्राइडमेंट देखे हैं, किस किस तरीके से हम यहाँ पे वुंड की डिब्राइडमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? एंड डिब्राइडमेंट क्या होते हैं, जो भी आपके डेड और जो है डेड टिश्यू होते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं, उनको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है? तो वो हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिब्राइडमेंट करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। चलिए देखिए, ये दो कंडीशन है हमारी। ये वाली जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये आपको किसकी इमेज दिख रही है, पैरोनकाइया की इमेज दिख रही है, ठीक है? तो जब भी आपके नेल्स के साइडों में, है ना, आपने हुआ भी होगा कभी, आपने अगर ज्यादा नेल्स यहाँ से निकाल निकाल दिया होगा, तो आपने वहां पे देखा भी होगा कि वहां पे क्या चीज होती है, पैरोनकाई हो जाता है। आपके लेटरल साइड में, साइडों में क्या हो जाता है, यहाँ पे पस भर जाती है। क्या हो भर जाती है, पस भर जाती है। इसको हम बोलते हैं पैरोनकाइया। और एक होता है आपका कोइलोनोकाइया। ये आपका जो होता है, इसमें आपके स्पून शेप्ड, इसमें आपके क्या हो जाते हैं, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं, ठीक है? स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं। ये मोस्टली आपकी आयरन की कमी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है? तो ये आपकी बीमारी किसकी है, आयरन डेफिशिएंसी की बीमारी है, दैट इज नोन एज कोइलोनाइचिया, ठीक है? तो ये दोनों डिजीज हम आपको एक बार इमेज दिखा देती हूँ, इमेज आपकी जो है क्लियर हो जाएगी, जो आपको पता भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा हमारा बर्न किसका टॉपिक है, ये हमारा बर्न है, हमारे स्किन का टॉपिक है। स्किन आपकी क्या होती है, स्किन आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है? लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी की। अगर मैं स्किन के बाद बात करूं, तो अगर मैं स्किन के बाद अगर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन के बाद आपका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर। लीवर के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका लंग्स, और लंग्स के बाद आपका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, आपका हार्ट, ठीक है? और अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कौन है आपका बॉडी के अंदर, स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है? अब क्यों है हमारा स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि जो स्किन का सरफेस एरिया है, ठीक है? जो हमारे स्किन का क्या है, सरफेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1.0 से 2.0 स्क्वायर मीटर है, ठीक है? इतना ज़्यादा जो है आपका क्या है, यहाँ पे स्किन का सरफेस होता है, कितना होता है? 1.5 टू 2.0, है ना? कितना होता है यहाँ पे? 1.5 से लेके 2.0 स्क्वायर मीटर का क्या होता है, सरफेस और एरिया होता है। जैसे कि आपको पता है, स्किन हमारा पूरी की पूरी बॉडी को क्या करके रखता है, यहाँ पे कवर करके रखता है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करती हूँ, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 1.0 से 2.0 की होती है, ठीक है? और अगर मैं सबसे पतली जो हमारी स्किन होती है, वो हमारी आईलिड की होती है, जो कि हमारी 0.05 की होती है। और सबसे मोटी जो स्किन होती है, वो आपके सोल और पाम की होती है, सोल एंड पाम की होती है, ठीक है? जो हमारी कहाँ पे होती है, कितनी होती है? लगभग 1.6 होती है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं किसके रिगार्डिंग, हमारे स्किन के रिगार्डिंग। बाकी स्किन की लेयर जो है सबको पता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हमें दिखाई देती है, वो हमारी एपिडर्मिस होती है। डर्मिस के नीचे वाली स्किन जो होती है, वो एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है, वो हमारी डर्मिस होती है। उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद मसल्स होती हैं, मसल्स के बाद आपके जो है टेंडन, लिगामेंट्स और आपकी बोन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपके ऑर्गन होते हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारे अगर बर्न की मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ, तो हमारा जो बर्न होता है, ठीक है? इसमें हमारी कौन-कौन सी डिग्री का बर्न होता है, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न आता है। पार्शियल थिकनेस में आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होता है और डीप पार्शियल थिकनेस होता है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना, इस जो हमारा सुपरफिशियल होता है ना, इसमें आपकी जो एपिडर्मिस होती है, प्लस आपका 1/3 पार्ट ऑफ डर्मिस, 1/3 पार्ट ऑफ
डर्मिस जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसमें आपकी पूरी की पूरी एपिडर्मिस और आपकी पूरी की पूरी डर्मिस, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, आपके डीप पार्शियल थिकनेस के अंदर। और जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, जो फुल थिकनेस बर्न होता है, और वो जो फोर्थ डिग्री बर्न होता है उसमें आपके एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। और जो आपका फर्स्ट डिग्री बर्न होता है ये आपका सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें सिर्फ आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है। ये आपका क्या है, एक तरह का सुपरफिशियल बर्न होता है फर्स्ट डिग्री। इसके अंदर आपका क्या होता है, माइल्ड पेन होता है, ज्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन आपका सेकंड, इस वाली जो हमारी सेकंड डिग्री का बर्न होता है इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें ब्लिस्टर बनते हैं, ठीक है, इसमें ब्लिस्टर बनते हैं। इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेज में आपके कोई ब्लिस्टर नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी ब्लिस्टर नहीं बनते हैं, नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। और साथ के साथ यहाँ पे कोई पेन भी नहीं होता है, नो पेन, ठीक है, यहाँ पे पेन भी नहीं होता। थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर आपको जो है पेन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो है पता चल जाए, ठीक है। तो बर्न आपका एक तरह की टाइप है, इंजरी है स्किन की, जिसकी किसकी वजह से होता है, हीट, कोल्ड, जो है इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और केमिकल की वजह से जो है यहाँ पे बर्न देखा जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने बात की सबसे पहले सुपरफिशियल बर्न की, जो कि आपका फर्स्ट डिग्री बर्न है, इसमें सिर्फ आपकी एपिडर्मिस लेयर ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें स्किन जो है रेड पिंक कलर की होगी और इसमें माइल्ड पेन होगा, ठीक है। और ये लगभग 3 से 5 दिन में हील भी हो जाती है, यहाँ पे 3 से 5 दिन में ये क्या हो जाती है, हील भी हो जाती है। इसमें कोई स्कार नहीं बनता है, नो स्कार फॉर्मेशन, कोई स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा है सेकंड, जिसमें आपकी एपिडर्मिस और 1/3 पार्ट ऑफ आपके जो है यहाँ पे डर्मिस होती है, ठीक है। इसमें आपके ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं, ये आप ध्यान रखना। इस वाली स्टेज के अंदर भी और इस वाली स्टेज के अंदर भी आपके क्या होंगे, यहाँ पे ब्लिस्टर जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये आपकी सारी की सारी किसकी स्टेजेस थी, आपके बर्न की स्टेजेस थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू टीबीएसए, जो हमारा क्या होता है, टीबीएसए होता है। टीबीएसए क्या होता है, आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो बर्न के टाइप है वो तो स्टेजेस थे, है ना। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक होता है माइनर बर्न, क्या होता है आपका माइनर बर्न। अब माइनर बर्न हम किसको कहते हैं, माइनर बर्न हम जब कहते हैं जब ये 10% से कम हो, यानी कि जो ये आपकी बॉडी है इस बॉडी सरफेस एरिया का 10% जला हो, 10% से भी कम जला हो, तो ये हम मानते हैं कि एडल्ट के अंदर इसका क्राइटेरिया हम इसको रखते हैं। अगर 10% से भी कम बॉडी सरफेस एरिया जला है तो हम उसको माइनर बर्न के अंदर हम जो है रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5% से भी कम अगर जला है तो वो हम चिल्ड्रन के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, चिल्ड्रन के अंदर। और यहाँ पे अगर 2% से भी कम बर्न जला है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, जो हमारा मेनली जो हमारे डीप बर्न होते हैं, यानी कि जो हमारे पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं वो हम कितना रखते हैं, लगभग 2% से भी यहाँ पे हम कम रखते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, फुल थिकनेस बर्न, है ना, जो हमारा क्या होता है यहाँ पे फुल थिकनेस बर्न, अगर फुल थिकनेस बर्न अगर 2% से भी कम है तो हम उसको माइनर बर्न के अंदर रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है, मॉडरेट बर्न। एक हमारा कौन सा होता है, मॉडरेट। मॉडरेट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 10 से 20%, यहाँ पे 5 से 10%, है ना। और ये हमारा 2 से 5%, ठीक है। और हमारा एक होता है, ये हो गया मॉडरेट बर्न। एक होता है हमारा सीवियर बर्न। कौन सा बर्न होता है, सीवियर बर्न। तो सीवियर बर्न को हम कब मानते हैं, जब ये हमारा 20 से 25%, ठीक है, और ये हमारा 10 से 15%, और ये हमारा मोर देन 5%, इतना हो जाता है तो हम उसको किस में मानते हैं, सीवियर बर्न में मानते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू टीबीएसए है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके माइनर बर्न का क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, ठीक है। तो माइनर बर्न में हमारा क्या आ गया, माइनर बर्न में हमारा ये 10% से कम एडल्ट में, 5% से कम बच्चों में, 2% से कम फुल थिकनेस बर्न के अंदर, ठीक है। मॉडरेट में हमारा वही सेम, ये हमारा एडल्ट में, ये हमारा चाइल्ड में, और ये हमारा फुल थिकनेस बर्न। और सीवियर बर्न हम कब मानेंगे, जब आपका टीबीएस से 20 से 25%, 10 से 15% और मोर देन 5% जो है यहाँ पे जो कंडीशन आती है ये आती है हमारी सीवियर बर्न के अंदर। तो ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू टीबीएसए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये है यहाँ पे बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू माइनर बर्न और मेजर बर्न जो है हमारा क्या होता है। अब हमारा जो है रूल ऑफ 9 होता है। रूल ऑफ 9 को अगर मैं समझाऊं, ये हमारा रूल ऑफ 9 में हमारा क्या होता है कि
ये आपका हेड है। हेड आपका कितना होता है? हेड आपका होता है 9%। 4.5% आगे वाला हेड और 4.5% पीछे वाला हेड, ठीक है? फिर आपका क्या होता है? फिर आपका आता है हमारा टोर्सो यानी कि एब्डोमेन और थोरैक्स। ये आपका थोरैक्स है, थोरैक्स आपका 18%, 9% आगे, 9% पीछे। फिर आपका एब्डोमेन 9% आगे, 9% पीछे। फिर आपका जो होता है यहाँ पे दोनों अपर लिम्स, है ना? अपर लिम्स आपके कितने होते हैं? 9% कितने होते हैं? 9% फिर आपका जेनिटेलिया होता है जो कि 1% होता है और फिर आपके क्या होते हैं? लेग्स होते हैं, ठीक है? तो लेग्स में आपका 18% आपका लेग्स होता है और लेफ्ट लेग और राइट लेग आपका 18-18% होता है, ठीक है? तो ये हमारा रूल ऑफ 9 होता है। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर हमें जो मैनेजमेंट करनी होती है बर्न की, है ना? मैनेजमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? पार्कलैंड फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कौन-सा? पार्कलैंड फॉर्मूला। यानी कि अगर हमें हमें पता है हमारा जो फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा हमारे बर्न वाले पेशेंट में, तो हमारा जो फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है वो हमारा क्या रहता है? आरएल रखते हैं हम। क्या रखते हैं? रिंगर लैक्टेट। क्यों? क्योंकि जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है ना वो है आपकी 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि आपकी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के बराबर होती है। और साथ में इसमें क्या होता है? लैक्टेट भी होता है। क्या होता है इसमें? लैक्टेट भी होता है। और ये लैक्टेट क्या करता है? लीवर इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? जो कि आपके बर्न वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पार्कलैंड फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं? मैनेजमेंट पार्कलैंड फॉर्मूला एंड ब्रुक्स फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला क्या बोलता है? पार्कलैंड फॉर्मूला बोलता है 4 ml हमें क्या लेनी है? आरएल लेनी है। इनटू में कितना वेट है पेशेंट का? वेट इन केजी अप इनटू में जो आपका कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया है। इस तरीके से हम इसको लगा जो है निकालते हैं, ठीक है? अब जितना आपका उस पेशेंट का टोटल फ्लूइड आएगा, जितना भी आपके पेशेंट का टोटल फ्लूइड आएगा, मान लो 5 लीटर आ गया, ठीक है? अब इस 5 लीटर फ्लूइड को हम क्या करते हैं, इस 5 लीटर को हम हाफ फ्लूइड, इसका जो हमारा हाफ फ्लूइड होगा वो हम दे देंगे शुरू के 8 घंटे में, ठीक है? शुरू के 8 घंटे में। और जो नेक्स्ट हाफ फ्लूइड होगा हमारा, अब आधा जो फ्लूइड बचा है वो हम दे देंगे नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर। किसमें? नेक्स्ट हमारे 16 आवर्स के अंदर। ये हमारा पार्कलैंड फॉर्मूला बोलता है और ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब हमारा जो भी पेशेंट होता है, बर्न का जो पेशेंट होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बर्न वाले पेशेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, वो हमारा किसका होता है? पोटेशियम का। यानी कि बर्न वाले पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा? बर्न वाले पेशेंट के अंदर आपको मिलेगा हाइपरकैलेमिया। क्या मिलता है? हाइपरकैलेमिया। और जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा होगा, मान लो ये सेल है, ये सेल बर्न हो गया, बर्न होते ही यहाँ के सेल का जो पोटेशियम है, वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा हाइपरकैलेमिया होता है, पोटेशियम को जो है यहाँ पे इस पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए, जैसे ही पोटेशियम बाहर गया, इस पोटेशियम पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा होगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका क्या होता है? बर्न होता है, तो वहाँ पे पेशेंट को क्या हो सकता है? एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस होता है, ठीक है? तो इसलिए हम रिंगर लैक्टेट देते हैं, ताकि इस एसिडोसिस कंडीशन को भी हम क्या कर सकें? यहाँ पे ट्रीट कर सकें। तो ये हमने पढ़ा बर्न होता क्या है? बर्न आपका थर्मल, जो सबसे इम्पोर्टेंट बर्न होता है वो होता है आपका, सबसे मोस्ट कॉमन बर्न होता है थर्मल। तो थर्मल के अंदर हमारा जो भी हीट से, फ्लेम से, स्टोव से, है ना, जल जाती हैं जो महिलाएं या कोई भी, उसको हम बोलते हैं थर्मल बर्न, ठीक है? थर्मल बर्न्स। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है, ठीक है? लेकिन मोस्ट कॉमन जो बर्न होता है वो आपका थर्मल बर्न होता है। तो हमने यहाँ पे देखा रूल ऑफ 9 का हिसाब देखा हमने, पार्कलैंड फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देख लिया।